गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने सिंथेसिस पोर्शन टॉपिक को कवर किया और सिंथेसिस में कवर करने के बाद उसकी रिवीजन एक्सरसाइज को हमने किया। उसमें जो है कुछ सैम्पल्स को हमने सॉल्व किया और उसके बाद फिर मैंने कुछ आप लोगों को एक्सरसाइजेस करने के लिए दी। कुछ बच्चों ने रिस्पांस भी दिया और जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक से रिवीजन किया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा देखकर मुझे खुशी होती है और मुझे और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ आपको समझाने की इच्छा होती है, क्योंकि यदि आप मेरे पढ़ाने से आपको फ़ायदा हो गया, आपको समझ में आ गया, आपको खुशी हुई, तो समझ लीजिए मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे खुशी हुई और मैं जो है मेरा उत्साह और मनोबल और बढ़ जाता है। आइए आज हम लोग जो है दूसरे टॉपिक पर, सिंथेसिस के बाद जो अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में रूपांतरण कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में हम लोग रूपांतरण कहते हैं। अब दो वर्ड हैं, एक वर्ड है ट्रांसफॉर्म और दूसरा वर्ड है चेंज। इसको हमको समझना है दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रांसफॉर्म का हिंदी अर्थ होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरण करो और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण, रूप का अंतरण, रूप का बदलाव। जब किसी वस्तु में, किसी चीज़ में हम इस तरह से बदलाव करें कि वो वस्तु वही हो, केवल उसका दिखाई पड़ने वाला जो फिजिकल थिंग्स हैं वो उसमें बदलाव आ जाए, लेकिन उसके भाव में, उसके अर्थ में, उसके सेंस में, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन न हो, इस प्रकार की क्रिया को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और दूसरा वर्ड हमारा चेंज है। चेंज में भी जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हमको भौतिक परिवर्तन की एक तरह समझना है। जिस तरह से भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की जो है वो अवस्था वही रहती है, उसे हम जो है फिर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारा आइडिया है, जो हमारा सेंटेंस है, उसके भाव को हम ज्यों का त्यों रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उसका रूप को बदल देते हैं। जैसे हम ट्रांसफॉर्म और चेंज को इसे हम समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ कार। अगर इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम इसको लिखते हैं आई डू नॉट हैव ए कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसको हमने परिवर्तन किया, चेंज किया, आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। तो ये दोनों में हम देख रहे हैं अर्थ, इसका जो भाव है, जो हमारा जो एक्सप्रेशन है, दोनों का चेंज हो गया, बदल गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये बल्कि चेंज है, कन्वर्जन है। लेकिन अगर से इसी को आई हैव ए कार को हमने जो है यहाँ पर लिखा आई पजेस अ कार, आई पजेस अ कार मैंने लिखा, आई हैव अ कार को हमने लिखा आई पजेस अ कार। तो इन दोनों का सेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब ही मेरे पास कार है और इसका मतलब ही मेरे पास एक कार है। और अगर से इसी को हमने ऐसे लिखा, आई एम नॉट विदाउट अ कार। अगर हमने इसको आई हैव अ कार को लिखा, आई एम नॉट विदाउट अ कार, मैं बिना एक कार के नहीं हूं, यानी मेरे पास एक कार है। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला सेंटेंस है, हमारा ये जो तीसरा सेंटेंस है, और हमने यहाँ जो ये लिखा हुआ है, ये तीनों सेंटेंसेस का आइडिया, उसका जो है एक्सप्रेशन, उसका भाव, उसका मीनिंग तीनों का सेम है, केवल इसको बोलने का, कहने का सेंस तरीका अलग अलग है। तो ये आप बहुत ही अच्छी बात है कि इंग्लिश इज अ वंडरफुल लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ मैजिक लैंग्वेज। व्हाई? Because the same sentence can be expressed in many ways. The same word can be used in many ways. The same word with same spelling can be used in different parts of speech. This is the art. This is the magic of English language.
यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने देखा एक सेंटेंस, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई पजेस अ कार, मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास एक कार है। आई एम नॉट विदाउट ए कार, मैं एक कार के बिना नहीं हूँ, इसका भी मतलब हुआ मेरे पास एक कार है। इस तरह से ये पहला और ये सेंटेंस इनका मीनिंग सेम है। तो ये इन तीनों सेंटेंस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, रूपांतरित हो गए, इनके रूप में परिवर्तन हुआ, इनके आकार में परिवर्तन हुआ, इनके कुछ शब्दों में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके भाव और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार की कला को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर इसको आई हैव अ कार, इसको नेगेटिव सेंस हमने किया, आई डू नॉट हैव अ कार, तो इसका मतलब बदल गया, इसका अर्थ बदल गया, इसका मीनिंग बदल गया। तो ये हमारा सेंटेंस ये ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, बल्कि ये चेंज्ड है। और ये पहला और ये सेंटेंस ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड है। तो आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से किसी दिए हुए सेंटेंस को हम डिफरेंट वेज में, डिफरेंट स्ट्रक्चर का यूज़ करके, डिफरेंट कह सकते हैं रूल्स का यूज़ करके, किस तरह से एक ही सेंटेंस को कई तरह से हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, आज यही हम सीखेंगे। आपके हमारे जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में, जनरली हमारे जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है उसमें रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू है, चेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, उसी तरह से फिर इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस है, फिर इसमें जो है आपका सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू इस तरह से, या कंपाउंड टू सिंपल, आपस में इस तरह से चेंज करना पूछा जाता है। और इसी तरह से पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस चेंज करना पूछा जाता है, लेकिन उसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। इन द सेम में पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करके भी हम सेम वर्ड को, सेम सेंटेंस को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक जो विधि को इसका वर्णन करेंगे, सीखेंगे किस तरह से बदलाव किया जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से किसी दिए हुए सेंटेंस में जिसमें एडवर्ब टू प्रेजेंट है उसको हम हटा करके किस तरह से सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एडवर्ब टू को हटाना या एडवर्ब टू नहीं है तो उसको लगाना, इसको सबसे पहले हम सीखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो नियम होगा, नंबर 1, ये रिलेटेड होगा एडवर्ब टू से। एडवर्ब टू, इसको हम सीखेंगे कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है। ये पहले की वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ व्हाट इज एन एडवर्ब। एक एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया को, किसी विशेषण को या किसी अन्य क्रिया विशेषण शब्द को विशेषता उसकी बतलाता है, ऐसे शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो टू वर्ड भी, ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है या क्रिया विशेषण है। आइए हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा, आई एम टू टायर्ड टू वॉक। ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा। आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूं, टू वॉक कि मैं चल नहीं सकता। इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं चल नहीं सकता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर टू आया है, टी डबल। आई एम टू टायर्ड, टायर्ड यहां पर वर्ब की तरह से है। इसके पहले हमारा क्या लग गया, एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव पहले क्या लगा है, टू लगा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसके पहले टू लगा हुआ है और टू क्या हो गया, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, वर्ड हो गया। अब इसको हमको हटाना है, इसको हटा के हमको सेंटेंस बनाना है। देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखा, आई एम, टू की जगह हमने लिखा सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। ये हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। अब देखिए हमने बदलाव क्या किया है, जो यहाँ टू है उसकी जगह हमने क्या लिखा, सो, और यहाँ पर जो टू है इसकी जगह हमने लिखा दैट आई कैन नॉट। यही हमें ध्यान
रखना है। इसमें हमने बदलाव क्या किया, ध्यान दीजिए। आई एम टू टायर्ड, जो एडवर्ब टू है, टू जो एडवर्ब है उसकी जगह क्या लिख दिया हमने, सो लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर जो इन्फिनेटिव टू है, टू इन्फिनेटिव वर्ड है, टू इन्फिनेटिव वर्ड है, उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने दैट लगा दिया और वही आई कैन नॉट ये हमने जोड़ दिया, फिर हमने लगा दिया वॉक। तो इस तरह से हमारा एक ट्रांसफॉर्म हो गया, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, दूसरा, शी इज टू पुअर टू ओन और फ्लैट। ये हमने एक सेंटेंस लिखा। यहां पर शी इज टू पुअर, वह इतनी गरीब है कि एक फ्लैट नहीं ले सकती, एक फ्लैट उसके पास नहीं हाथ में आ सकता। ये यहां पर सेंस है। यहां पर भी टू लगा हुआ। यहां पर पुअर शब्द जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले ये वर्ड आया हुआ है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड आया उसको क्वालिफाई कहते हैं, उसको एडवर्ब कहते हैं। ये हमारा एडवर्ब हुआ, विशेषण है। अब यहाँ पर पुअर, या इसको चेंज करना हमको, तो हम भी जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे शी इज, जो कहते हो यहाँ टू है, जैसे पहले सेंटेंस में टू को शो किया वैसे यहाँ पे टू को कहेंगे शो पुअर। अब ये जो इन्फिनेटिव टू है, टू क्या है, इन्फिनेटिव। अब जैसे पहले में हमने इन्फिनेटिव की जगह दैट आई कैन नॉट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है, यहाँ पर हम टू की जगह लिखेंगे दैट शी कैन नॉट ओन और फ्लैट। इस तरह से हमने देखा कि जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू प्रेजेंट हो, टी डबल ओ टू, और इन्फिनेटिव वाला भी पार्ट हो, एक सिंपल सेंटेंस हो, तो किस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे फॉर्म में, सो दैट लगा करके। इसमें याद क्या करना है कि जो टी डबल ओ टू है इसकी जगह सो लगा देंगे। ये जो का क्यों है, जहां इन्फिनेटिव टू वाला पार्ट है, टू की जगह दैट, और ये जो आई यहाँ पहले का सब्जेक्ट आई है, इसी को हमने लिख दिया। कैन नॉट अपनी तरफ से जोड़ेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया वॉक। एक और उदाहरण हम देखेंगे, तीसरा, दे आर टू वीक टू फाइट और बैटल। ये हमने एक सेंटेंस लिखा, दे आर टू वीक। यहां वीक क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या वर्ड है, टू लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव के पहले जब टू वर्ड हो गया, ये एडवर्ब हो गया, विशेषण हो गया एडवर्ब। इसको हमें चेंज करना है ऊपर की तरह से ही। यहां पर हमने लिखा दे आर, यहां टू की जगह हमने लगाया सो वीक। अब यहां टू आया हुआ है, इन्फिनेटिव, ऊपर भी इन्फिनेटिव था, इसमें भी इन्फिनेटिव, यहां पे भी इन्फिनेटिव। इसके पहले हम लगाएंगे दे आर सो वीक दैट, फिर यहां पर ये जो सब्जेक्ट है दे, यहां दे लिखेंगे, दे कैन नॉट फाइट और बैटल। इस तरह से हमने देखा कि जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू प्रेजेंट हो और उसके बाद में टू लगा हुआ इन्फिनेटिव की तरह से यूज किया गया हो वर्ब का, तो उसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब जो है उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस तरह का देखते हैं, अगर इस तरह का सर, शी was too young to marry a man। ये सेंटेंस हमने लिखा।
अब एक बात ध्यान दीजिए, इससे पहले के जो तीनों सेंटेंस मैंने एग्जांपल दिया था उसमें यहाँ पर जो वर्ब थी वो प्रेजेंट में थी, किसी में इस लगा था, किसी में आर लगा था, किसी में एम लगा था, यानी वो प्रेजेंट फॉर्म में थी। लेकिन यहाँ पर जो आपका है ये पास्ट फॉर्म में है। वर्ब किस फॉर्म में है? पास्ट फॉर्म में है। यही मुझे बताना है कि जब वर्ब पास्ट फॉर्म में हो तो बाकी तो जो का त्यों रहेगा, लेकिन जो हमने कैन नॉट लगाया है, कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज करेंगे। यही हमें ध्यान देना है। जब इसका हम बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, शी वॉज so young that she, यहां हमने जोड़ा। अब जो कैन नॉट लिखते थे वहां क्या लिखेंगे? कुड नॉट। she could not marry or marry। इस तरह से जब भी यहां पर was प्रेजेंट है, जब यहां पर पास्ट फॉर्म में was प्रेजेंट है, तब यहां पर हम कैन नॉट की जगह कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हमें ध्यान देना है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रेखा was too hungry to walk। ये हमने एक सेंटेंस लिखा। ऊपर की तरह यहाँ पास्ट फॉर्म में वो वाज है, यहाँ पे भी वाज लगा हुआ है, ये पास्ट फॉर्म में है, वाव है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो फिर जैसे यहाँ कुड नॉट लगाएंगे नीचे भी लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस बना, रेखा वाज सो हंग्री दैट शी कुड नॉट वॉक। इस तरह से हमने नेक्स्ट। अब इसके बाद दो रूल हमने देखा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहां पर मैंने इस तरह का सेंटेंस लिखा, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इसमें ध्यान देना है। इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू का जो सब्जेक्ट है ये एक तरह से नॉन लिविंग है। यहां पर आया फॉर मी, जब शुरू में यहां पर T2 है, T2 यहाँ पर नॉन लिविंग है और यहाँ पर फॉर मी आया हुआ है। तो जब इस तरह से नॉन लिविंग हो और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो, जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर मी की जगह पर आई का प्रयोग करेंगे, अस की जगह वी का यूज करेंगे, हिम की जगह ही का यूज करेंगे और हर की जगह शी का यूज करेंगे। और अगर देम आया है तो दे का प्रयोग करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ पर जब इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हाई वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, हाई एडजेक्टिव। और इसके पहले टू आया हुआ, हाई को मॉडिफाई कर रहा है यानी एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब। अब इसको हम चेंज करेंगे तो लिख रहे हैं हम, द ट्री इज सो हाई दैट। अब यहां जो फॉर है, फॉर को हम नहीं लिखेंगे, फॉर मी यानी ये पूरा जो फॉर मी है इसकी जगह क्या कर देंगे? आई कर देंगे। दैट, अब फॉर मी की जगह बोले आई कैन नॉट क्लाइंब। क्लियर हुआ? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहां पर ट्री क्या है? तरह से नॉन लिविंग है और यहां पर फॉर मी आया हुआ है। तो जब भी इस तरह के सेंस हो, यहां मी को, फॉर मी को आई में, फॉर हर को शी में, फॉर देम को दे में और फॉर हिम के लिए ही में चेंज कर देते हैं और फॉर अस को वी में चेंज कर देते हैं। ये रूल हमें याद रखना है, यानी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जैसे फॉर मी है वहाँ फॉर अस हो सकता था, फॉर हिम हो सकता था। इसी तरह से उसी हिसाब से यहाँ पर फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को शी में और फॉर देम को दे में चेंज कर देते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखिए, दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द
प्रॉब्लम। यहां पर अब देखिए, यहां पर इट क्या है, नॉन लिविंग, इट क्या आया, नॉन लिविंग। अब फिर आप यहीं पर जो फॉर हिम है, अब हमने इसको, यहां वाज आया है तो वाज पास्ट टेंस में है, यहाँ कैन नॉट लिखा हुआ है तो जब पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे इट वाज सो डिफिकल्ट दैट, अब फॉर हिम की जगह लिख देंगे ही, और यहां हमने चेंज किया कुड नॉट। कुड नॉट क्यों यूज किया, क्यों यहां पर वाज है, पास्ट टेंस में है। यहां प्रेजेंट टेंस में इज था तो कैन नॉट, यहां पास्ट टेंस में वाज है इसलिए हमने कुड नॉट यूज किया। इट वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व, the problem। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, इस तरह का कंस्ट्रक्शन। यहां पर टू बी आया हुआ है तो टू बी यहां पर ये यानी पैसिव सेंस में है, जैसे कैन बी, विल बी, शैल बी, इस तरह से एक सेंटेंस हो तो पैसिव फॉर्म होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा देते हैं तो पैसिव फॉर्म में होता है। तो जब कंस्ट्रक्शन पैसिव वॉइस में हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव वॉइस में ही किया जाएगा। यहाँ पे टू बी किस फॉर्म में है, ये हमारा पैसिव फॉर्म में है, टू बी इज इन पैसिव फॉर्म, दिस इज इन पैसिव फॉर्म, पैसिव, इसका कंस्ट्रक्शन भी पैसिव है, यानी जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव वॉइस में ही होगा। इसको हम जब चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट could not be purchased। इस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब इसके हम आगे देखते हैं अगला सेंटेंस का टाइप, द बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड, इस तरह का सेंटेंस है। तो इसको भी यहाँ पे भी देखना है, ये नॉन लिविंग है, यहाँ पे भी ये द बुक क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसको भी जब हम चेंज करेंगे तो ये भी पैसिव फॉर्म में ही बनाया जाएगा, याद रखना है। यदि हमारा सब्जेक्ट ये नॉन लिविंग है, निर्जीव अवस्था में है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे तो वो भी ऊपर वाले की तरह से ही पैसिव वॉइस में ही बनाई जाएगी। इसको हमने चेंज कर दिया, द बुक इज सो डिफिकल्ट that it cannot be read। ये रीड यहाँ पर है, टू रीड फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाता है। इस तरह से हमने एक एक करके ये कवर किया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का सेंटेंसेस देखेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज टू वीक। तो इसमें यहाँ पर वीक क्या है, वीक वर्ड जो है कमजोर, ये यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर टू एडजेक्टिव से पहले आया हुआ है इसलिए हमारा ये एडवर्ब हुआ। लेकिन इसके बाद का इन्फिनिटिव पार्ट नहीं है, इसके बाद जो इन्फिनिटिव होता था वो पार्ट नहीं है। तो जब इसी तरह से दूसरा, शी इज टू यंग, ही इज टू वीक, इसी तरह से शी इज टू हंग्री, शी इज टू थर्स्टी, इस तरह से सेंटेंस है, शी इज टू लेट। तो इस तरह की जब सेंटेंसेज हों जिसमें एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव वर्ब या दूसरा एडवर्ब तो प्रेजेंट हो, लेकिन उसके बाद का जो इन्फिनिटिव वाला पार्ट है वो प्रेजेंट न हो, तब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं इसमें ध्यान देना है। पहला, ही इज टू वीक, तो इसको हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे लिखेंगे ही इज, अब टू की जगह यहां पर लिखेंगे मोर, he is
मोर, अब इसके बाद लिखेंगे वीक देन ही शुड बी। अब यहां क्या जोड़ देंगे, ही शुड बी, देन ही शुड बी। इस तरह का हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ही इज टू वीक, इसमें एडजेक्टिव है, इसके पहले एडवर्ब है, लेकिन इसके बाद इन्फिनेटिव पार्ट नहीं है। जब इस तरह का सेंटेंस है, यहाँ पर जो टू है, टू की जगह क्या लगाया गया, मोर लगाया गया। ही इज, टू की जगह लगाएंगे मोर वीक, अब देन जोड़ेंगे, आगे ही, अब इसके बाद क्या जोड़ दिया, शुड बी जोड़ दिया गया। उसी तरह से शी इज टू यंग, इसको हम लिखेंगे शी इज, टू की जगह हमने क्या किया, मोर यंग देन she should be, she should be। इस तरह से चेंज हो गया। अब इसमें एक और भी तरीका है, एक और विधि यूज कर लेते हैं, उसको हम जो है देन के बाद, ये जो देन के बाद ये पोर्शन है, देन ही शुड बी, देन यहां पर हम लिखेंगे इट इज प्रॉपर, then it is proper। यहाँ he is more weak than he should be, इसको ऐसे बना सकते हैं, he is more weak than, यहाँ पर हमने लिखा इसके बाद than it is proper। ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही, दो तरह से बना सकते हैं। he is too weak, he is more thin, he is more weak than he should be, एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा than के बाद it is proper यूज कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे में भी she is more young than she should be, इसका दूसरा तरीका she is more young than, अब she should be की जगह than it is proper, दो तरह से बना सकते हैं। अब हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे, his sorrow is too deep। यहां पर टू वर्ड क्या है, एडवर्ब, और डीप क्या है, एडजेक्टिव। अब यहां पर टू नहीं लगा हुआ है, यहां पर पहले जो इन्फिनिटिव टू के बाद वर्ब लगती थी, यहां पर फॉर लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ, और टीयर्स मींस आंसू, उसका दुख इतना ज्यादा है कि आंसुओं से प्रकट नहीं किया जा सकता है। अब इसको हमने चेंज करना है, तो इसको हम लिखेंगे his sorrow is, his sorrow is so deep that, वही चीज है, his sorrow is, टू की जगह so deep that, अब यहां पर हम लिखेंगे he cannot, that he cannot express, express it, express it in tears। अब यहां जोड़ देंगे express it in tears। एक तो तरीका ये हो गया, his sorrow is so deep that he cannot, that के बाद हमने क्या जोड़ लिया, यहाँ that लगा, he cannot, his की जगह he किया, his की जगह he किया, that he cannot express it in tears। अब यहाँ पर एक तरीका और है, जहां हमने he cannot express किया, he जो यूज किया है, इसकी जगह it भी यूज कर सकते हैं कि his sorrow is so deep that, इसकी जगह हमने that के बाद ये भी लिख सकते हैं it cannot, अब यहाँ be लगा देंगे पैसिव फॉर्म में, it cannot be expressed in tears। दोनों तरह से हम सही मानेंगे इसको। फिर से देखें, his sorrow is too deep for tears, इसको हमने चेंज किया, his sorrow is, टू की जगह लगाया so deep that, अब his की जगह हमारा आने लगा he cannot express, वही चीज है, express it in tears लिखा, और दूसरे में हमने जो है that के बाद he की जगह it यूज किया, cannot यहाँ पर पैसिव फॉर्म यूज करेंगे, भी लगा दिया, cannot be expressed in tears। अगला हमारा टाइप है it is too much for me।
अगर से इस तरह का हमारा हो, या इट इज़ टू कोल्ड या इट इज़ टू हॉट, तब इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान देखिए। इसको हमने टू मच फॉर्मल की, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बहुत हो गया। तो आप बनाएंगे, इसको लिखेंगे इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट, बियर। इसी तरह से इट इज टू कोल्ड, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लिखते हैं इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। टू की जगह क्या लिखा है, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली कोल्ड। ये हमारा बन गया सेंटेंस। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एडवर्ब टू प्रेजेंट हो तो किस तरह से उसको हटाया जाता है। या अगर आप इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स यानी जो आंसर पार्ट है ये दिया हुआ हो तो क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक बार आप जो है क्वेश्चन से आंसर मैंने बताया, फिर उसी तरह से जब ये आंसर लिख करके इसको क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू है और वो हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ एडवर्ब टू। इस तरह से हमने यहाँ पर कवर किया कि पहला हमने देखा कि जब टू जो है एडवर्ब टू भी हो और इन्फिनेटिव टू दोनों लगा हुआ हो तब किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तब वहाँ कैसे किया जाता है, और उसी तरह से पैसिव फॉर्म में अगर से है कंस्ट्रक्शन तो उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव फॉर्म में होगा। उसी तरह से फिर हमने देखा कि यहाँ पर जब जो इन्फिनेटिव पार्ट न हो तब कैसे चेंज किया जाएगा। फिर हमने देखा फॉर लगा हुआ है, इसको कैसे चेंज करेंगे, दो तरीका बताया गया। और लास्ट में भी इन्फिनेटिव पार्ट नहीं है तब कैसे चेंज किया जाएगा। जैसे इट इज़ टू कोल्ड है तो आप इसकी जगह हो सकता है द टी इज़ टू हॉट, ये भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट। या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट का भी यूज़ करते हैं, द टी इज़ हॉट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिग्री, चेंज ऑफ डिग्रीज के बारे में रूल में पढ़ेंगे।